को अपने राष्ट्र हित बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इस टाइम? राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए और हो भी रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारा हित है, फिर हम नैतिकता की बात करेंगे, फिर दूसरी चीजों की बात करेंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने राष्ट्र हित की होनी चाहिए। अभी से जैसे अमेरिका की बात छिड़ी थी, तो अभी रिसेंटली अमेरिका में ट्रम्प का शासन आया है, तो आपके हिसाब से विश्व में क्या बदलने वाला है? विश्व में निश्चित रूप से बदलने वाला है और दिख भी रहा है सब कुछ। टेक्नोलॉजी के मामले में हम आज भी काफी हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। अभी उनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है और हम लोग काफ़ी समय से ये नीति बनाए हुए हैं। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। मेरा मानना है जितना हम देश की पॉलिटिक्स को लेकर अवेयर रहते हैं, उतनी ही हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, ये बातें हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपको देश दुनिया के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बड़े बड़े 2 वॉर्स चल रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, बट उनके पीछे का कारण क्या है, क्या पूरी भूमिका है, उसके बारे में हम नहीं जानते। और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते ही रहते हैं। ये बात सच है कि दुनिया से कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकते, हमेशा होते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि उनकी वजह से हमारा नुकसान कम से कम हो। और वो कब होगा? जब हम बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि इन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत का क्या रोल है, आज भारत विश्व में कहाँ स्टैंड कर रहा है, किन देशों के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, अमेरिका हो या फिर चाइना, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर अशोक जौहरी से, जो कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। और हमारे गेस्ट के बारे में एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज भी रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। उनके लिए ये जॉब या प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि वो इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को बहुत कुछ देना चाहते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी आज भी वो बहुत पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर जौहरी से और बहुत सारे करंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे हम आपको बहुत बेहतर ढंग से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में समझा सकें। चलिए मिलते हैं डॉक्टर जौहरी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, निमंत्रित किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है आप आए, क्योंकि आप मेरे भी गुरु हैं, तो आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और विषय भी आपने ठीक रखा है, उस पर मैं चाहता हूँ कुछ बात की जाए। और मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर प्रोफेसर हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। आज आप रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। हाँ, ये प्रयास रहता है कि मैं अपडेटेड रहूं। और आज के टाइम में सर अपडेटेड रहना सबसे ज़रूरी है। हाँ, ये सही बात है। अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ जाते हैं, तो मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहूँगी। जैसे हम जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो बेसिकली 3 एलिमेंट हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हैं: नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर और कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट की, जिसके इर्द गिर्द पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स घूमती है, वो है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तो भारत का इस टाइम नेशनल इंटरेस्ट क्या है? एक्चुअली राष्ट्रीय हित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से, और हर राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हित की परिभाषा करनी होती है, और ये परिभाषा समय समय पर परिस्थिति के अनुसार बदलती भी रहती है। जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे 1947 में, और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो भी कुछ सोचा था वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार था। आज चूंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं उससे,
तो आज हमने अपने राष्ट्रीय हित की अवधारणा को भी रीडिफाइन किया है, और ये होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। भारत को अपने राष्ट्रीय हित बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इस टाइम? राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए और हो भी रहा है, मेरे अपने विचार से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफी कुछ नीतियां बनाई थी आदर्श के आधार पर। निर्णय भी कुछ आदर्शवादी रहे, और यदि उनका आकलन बाद में किया गया और आज भी हो रहा है, उन्होंने भारत को के हितों का पूरा संरक्षण नहीं किया। आज के समय में मोदी जी के आने के बाद से मैं जो पाता हूं वो ये कि हमारी वर्तमान सरकार बहुत ही यथार्थवादी है। यह किन्हीं सिद्धांतों और आदर्शों में न फंस करके राष्ट्रीय हित को विशुद्ध रूप से उसके आधार पर निर्णय लेती है। हमारी कोई इस किस्म की बात कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम पंचशील के सिद्धांतों पर चलेंगे, ये बातें अब नहीं हो रही हैं, जो कि शुरुआत में होती थी, प्रारंभ में। अब क्या हो रहा है सर? अब हमारा ये हो रहा है कि हम प्रत्येक देश से जो संबंध बनाते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी दूसरे देश की कीमत पर नहीं बनाते। हमारे संबंध रशिया से अच्छे हैं, रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। अमेरिका भी हमारा मित्र ही है। लेकिन जब यूक्रेन वॉर के संबंध में दोनों के बीच में एक संघर्ष हुआ है, हमने उस समय स्पष्ट नीति बनाई कि रशिया से हमारे जो संबंध हैं वो स्वतंत्र हैं, अमेरिका से प्रभावित नहीं होंगे। अमेरिका से जो हमारे संबंध हैं वो स्वतंत्र हैं, रशिया से प्रभावित नहीं होंगे। और इस वजह से हम इतने सफल हुए। हमने अमेरिका के विरोध के बावजूद रशिया से अपना जो आयात था, हमने बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदा। न सिर्फ हमने खरीदा बल्कि खरीद करके उसको बेचा। हमने कभी इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं की कि अमेरिका हमको डिक्टेट करे कि हम कहाँ से क्या खरीदें, कहाँ से क्या नहीं खरीदें। हमने इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। हमने जहाँ भी आवश्यक हुआ अमेरिका से संबंध अच्छे बनाए, हमने उसमें रशिया को बीच में आड़े में नहीं आने दिया। तो हमारी स्वतंत्र नीति है, विदेश नीति है, और हम हर देश से संबंध पारस्परिक द्विपक्षीय आधार पर बनाते हैं। और मेन हमारा जो फोकस रहता है वो अपने राष्ट्रीय हित पर रहता है। फर्स्ट प्रायोरिटी राष्ट्रीय हित है, उसके बाद आदर्शवाद और जितनी भी चीजें होती हैं उसके बाद होना भी यही चाहिए। वैसे भी हम देखते हैं फर्स्ट, जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा हित है, फिर हम नैतिकता की बात करेंगे, फिर दूसरी चीजों की बात करेंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने राष्ट्रीय हित की होनी चाहिए। अभी से जैसे अमेरिका की बात छिड़ी थी, तो अभी रिसेंटली अमेरिका में ट्रम्प का शासन आया है, तो आपके हिसाब से विश्व में क्या बदलने वाला है? विश्व में निश्चित रूप से बदलने वाला है, और दिख भी रहा है सब कुछ। आते ही उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। बहुत कुछ आने से पहले ही उन्होंने कई घोषणाएं की, और विभिन्न देशों ने उन घोषणाओं के अनुरूप काम करना भी प्रारंभ किया। मुख्य रूप से दो बातें थीं। एक तो यूक्रेन का वॉर, उन्होंने कहा था भाई उनके, बल्कि ट्रम्प जाने जाते हैं, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी कोई युद्ध नहीं होने दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन का वॉर होता ही नहीं। ऐसा पॉसिबल था? ऐसा था, और होना भी चाहिए था। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और वो अमेरिका में जो एक लॉबी है, एक डीप स्टेट है वहां पर, जो लेफ्टिस्ट लॉबी है। कहा ही जाता है कि बाइडेन निर्णय नहीं ले रहे थे अमेरिकी विदेश नीति के, वो दूसरे लोग, क्लिंटन्स और ओबामाज और ये सारे लोग, दूसरे वो लोग ले रहे थे। यूक्रेन का युद्ध टाला जा सकता था, और यदि ट्रम्प होते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं होता। तो एक तो बात है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो हुआ, ट्रम्प ने कहा कि मैं नहीं ये होने देता। उन्होंने जो खुलेआम ये कहा था कि
मेरे आने से पहले ये सब जो बंधक हैं, इजरायली बंधक जो बना रखे हैं, उनको रिलीज करो, अदरवाइज आसमान टूट पड़ेगा, इस तरीके से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। तो उसका असर हो रहा है। तो ट्रंप बहुत क्लियर है, वो अमेरिका प्रथम की नीति पर तो है ही, और सभी होते हैं और होना भी चाहिए। भारत भी राष्ट्र प्रथम की बात कर रहा है। तो अमेरिका ने ये जो घोषित किया, उसकी वजह से वहां पर जो लेफ्ट लॉबी है, और वही नहीं पूरी दुनिया में जो लेफ्ट लॉबी है, उसको एक धक्का लगा है, और उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। सर, लेफ्ट लॉबी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली एक मोटे तौर पर लेफ्ट और राइट दो विंग माने जाते हैं। इस समय जो ट्रंप आए हैं, ये राइट विंगर माने जाते हैं। हमारे मोदी जी भी राइट विंगर ही हैं। लेफ्टिस्ट लॉबी जो कहती तो है अपने को लिबरल, लेकिन ये लिबरल हो ही नहीं सकते। लिबरल और लेफ्ट दोनों एक दूसरे में के विरोधी टर्म्स हैं, लेकिन आजकल लेफ्ट लिबरल्स कहा जाता है। ये एक फैशन चल गया है लेफ्ट लिबरल्स का। और ये लोग जो है सोशल जस्टिस के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर, उसके एकदम से विरोधी काम करते हैं। तो अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन था, डेमोक्रेट पार्टी का प्रशासन था, वो माना जाता है कि लेफ्टिस्ट लीनिंग्स वाला था, और उनकी वजह से दुनिया भर में कई जगह रिजीम चेंज का जो इनका कैंपेन है अमेरिका का, वो और कुछ सभी कुछ हर तरफ हो रहा था। ट्रंप के आने से कुछ राहत मिलेगी उन लोगों को। राइट विंगर सब उत्साहित हैं। यूरोप और दूसरा मिडिल ईस्ट, इन दोनों में बड़े परिवर्तन आने वाले ट्रंप के आने से। भारत के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? भारत के लिए ये तो समय बताएगा। यथार्थवादी ही रहना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका ने भी खास तौर से कहा है कि भाई वो अमेरिका प्रथम, अमेरिका को ग्रेट बनाना है दोबारा से, ये बात उन्होंने कही है। मोदी जी ने उनको बधाई भी दी, और पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छे संबंध थे। ट्रंप ने कहा कि भाई मोदी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन साथ ही ट्रंप ने कहा कि मोदी जी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। तो ट्रंप भी टफ नेगोशिएटर हैं, मोदी जी भी टफ नेगोशिएटर हैं, और दोनों ही माना जाता है जैसे ट्रेड में टफ नेगोशिएशंस होते हैं, अपने देश के लिए अधिकतम लाभ लेने की दोनों की नीति रहेगी। तो लेकिन चूंकि आइडियोलॉजिकली कई मामलों में दोनों एक ही प्लेन पर हैं, एक ही तरफ हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। थोड़ा सा अगर हम यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसके बैकग्राउंड में जाएं, तो जैसे कहते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हो गया था। लेकिन अभी जो यूक्रेन के साथ हुआ है, कि यूक्रेन और रशिया में जो वॉर है, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, और नाटो जो है वो अमेरिका और पश्चिमी देशों का मिलिट्री अलायंस है, और रशिया नहीं चाहता था कि वो उसका मेंबर बने। तो क्या ये इनडायरेक्टली आज भी इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर मौजूद है? एक्चुअली कोल्ड वॉर टर्म तो हम आज यूज नहीं कर सकते, इतना तो नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे बात भी हो रही है और कई जगहों पर इनके इंटरेस्ट भी मिलते हैं। लेकिन रशिया जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका अपना जो दबदबा है उसको बनाए रखना चाहता है, जो कि अब उतना संभव नहीं है। अमेरिका उधर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो हालांकि हम ये नहीं कहते आज ये द्विध्रुवीय व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ये ध्रुव चूंकि रहे हैं तो इनको इनका इतिहास याद आता रहता है। रशिया का कहना साफ था कि हम अपनी बॉर्डर्स तक नहीं आने देंगे नाटो को। अगर यूक्रेन उसका मेंबर बन जाता तो ऐसा हो जाता। तो ये उनका बहुत ही एक स्वाभाविक कंसर्न था, उनकी स्वाभाविक चिंता थी कि भाई देखो इतना तो इसलिए हम वहाँ जाकर लड़ लेंगे, बजाय इसके कि नाटो जब हमारे बॉर्डर पर आ जाए तो हम लड़ाई शुरू करें, हम यूक्रेन में ही जा करके लड़ लेते हैं। तो उनका अपना राष्ट्रीय हित था। और इस संबंध में मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने ये युद्ध थोपा, ये युद्ध अवॉइड किया जा सकता था। इवन अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा इसमें विभाजित थी, और एक बड़ा वर्ग ये सोचता था ये गलत किया गया, ये रोका जा सकता था।
सर मेन कारण यही है युद्ध के पीछे या कुछ और भी कारण है? भाई अपेरेंटली तो यही था, और बाकी तो सब इक्वेशंस होते ही रहते हैं, दोनों में प्रतिस्पर्धा है भी, लेकिन इतनी नहीं थी कि युद्ध किया जा सके। युद्ध तो नहीं होना चाहिए था। अमेरिकन से सहायता मिलती है यूक्रेन को। हाँ, यहाँ पर एक चीज है, ट्रंप का जो फोकस है वो ये, ट्रंप का मानना यह है कि नाटो को फंड करने वाला अमेरिका है, अधिकतम फंड वो ही देता है, और यूरोप उसके फायदे उठाता है। यूरोप के देश अपनी सुरक्षा पर कोई भी खर्च नहीं करते। ट्रंप का कहना यह है कि भाई आप लोग अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुछ खर्च करिए, आप नाटो से ही सारी सुरक्षा ले लेते हैं, जिसको मैं फंड कर रहा हूं, तो और उसका पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर दे रहा है। तो ट्रंप का कहना यह है कि भाई आप लोग अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना खर्चा करिए, हम नाटो को ज्यादा फंड नहीं करने वाले हैं। यूरोप के लोग ऐसी स्थिति बना के रखते हैं कि अमेरिका यूरोप के साथ अलाइन होकर के यहाँ पर रशिया को काउंटर करता रहे और वो मजे करते रहे। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई, नाटो को आप पैसा दो, नाटो को आप फंड करो, अपनी सुरक्षा पर अपना खुद खर्च करो, मैं ही क्यों इस तरीके से करता रहूं। तो ये बात है, ये ट्रंप के आने का ये भी एक परिणाम होगा कि जितने क्लोज एलाई थे अमेरिका और यूरोप, अब उतने नहीं रहेंगे। अमेरिका का कहना यह है कि यूरोप अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की खुद व्यवस्था करे और खुद उसका खर्चा वहन करे। सर यूके, इंग्लैंड एक टाइम में पूरे विश्व पर राज किया है, वर्तमान में क्या भूमिका है विश्व में इंग्लैंड की? इंग्लैंड की तो बहुत ही खराब व्यवस्था है। इंग्लैंड केवल अपना इतिहास देख करके सोच करके ही अपने को महान समझता रहे तो बात अलग है। अदरवाइज आज जो जिस बुरी अवस्था में इंग्लैंड है, यूरोप का शायद दूसरे देश कम है। वैसे तो पूरे यूरोप में ही सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है माइग्रेंट्स का, और जो दूसरे देशों के लोग वहां पर जाकर के बस गए, और उन लोगों ने जो वहां पर डेमोग्राफिक चेंज किया, खासतौर से ब्रिटेन में कई लोग तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इट विल फॉल टू इस्लाम। लंदन का हाल यही है, और आप देखिएगा ब्रिटेन की निरीह अवस्था यह है कि ब्रिटेन अपनी ही अंग्रेज बालिकाएं जो माइनर्स हैं, और हंड्रेड्स की संख्या में, जिनको पाकिस्तानी गैंग्स ने एक्सप्लॉइट किया सेक्सुअली, और ये अब से नहीं, 2 या 3 दशक से चल रहा है। ब्रिटेन की सरकार इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि उनको ग्रूमिंग गैंग बोल पाए, और स्थिति यह है कि अभी कुछ जो उसकी सर्वाइवर विक्टिम्स हैं, उन्होंने ये बात एक्सपोज की, काफी कुछ रिपोर्ट किया। तो ब्रिटेन की सरकार खुल करके कोई एक्शन लेने की भी स्थिति में नहीं है। इतनी अधिक राजनीतिक रूप से असमर्थ और असहाय दिख रही है ब्रिटेन की सरकार कि मुझे तो बहुत निराशा है कि ब्रिटेन कितना आगे कैरी कर पाएगा अपनी सबको। सर मिडिल ईस्ट जो है हमारा, उसमें पहले तेल राजनीति चलती थी, अभी भी चलती होगी शीत युद्ध के दौरान की, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश हैं। तो क्या वर्तमान में भी वही स्थिति है उसकी जैसी पहले थी? नहीं, ये बात शुरू की है। आज स्थिति यह है कि अमेरिका वहां से अधिक ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, रशिया वहां से अधिक ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। केवल उनकी मोनोपोली नहीं है। सोचा जाता था केवल पश्चिम एशिया में ही सारा ऑयल भरा हुआ है और सारी दुनिया की मशीन उसी से चलेगी, इसलिए जब चाहे तब वो ऑयल को वेपन की तरीके से यूज करते थे। आज एक तो वो मोनोपोली खत्म हो गई है। आज विभिन्न देशों ने अपने यहाँ पर तेल की खोज की और काफ़ी बड़े बड़े भंडार पाए हैं, और इस वजह से उस पर डिपेंडेंस कम हुई है। तो आज वो स्थिति नहीं रही मिडिल ईस्ट की जो ऑयल के वेपन की तरीके से यूज करके कर लेती थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन लोगों में जो इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी वजह से भी किसी एक पार्टी को अमेरिका की शरण लेनी पड़ती है, किसी को रशिया की शरण लेनी पड़ती है, किसी को दूसरे देश की शरण लेनी पड़ती है। इस वजह से भी इनकी वो स्थिति नहीं रह गई है।
ऑयल अब उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं रह गया विश्व राजनीति के लिए, क्योंकि अब मतलब और देश भी ऑयल प्रोड्यूस करने लगे। पहले क्यों नहीं करते थे सर फिर? नहीं, एक जो विज्ञान का एक्सप्लोरेशंस हैं, ये तो जैसे जैसे उनकी खोज होती जाएगी वैसे वैसे बदलती जाएगी परिस्थिति, वैसे तब वहाँ पर हो गई थी दूसरे देशों ने। अभी इवन भारत में भी हम हालांकि कम कर रहे हैं लेकिन ऑयल प्रोड्यूस तो कर रहे हैं। अमेरिका, रशिया, आप देखिए रशिया इतना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है कि उसने हमको इतना बेचा है कि हमने उसको रिफाइन करके यूरोप को बेचा। अब ट्रंप ने ये भी कहा है अपने यहाँ कि हम ऑयल को और अधिक प्रोड्यूस करें अपने यहाँ। अभी उनका बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं था। अब कह रहे हैं हम इनकी डिपेंडेंस जो थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म करेंगे और दूसरे देश हमसे खरीदें तेल, और वो स्थिति शायद बन जाए। अमेरिका सर सुपर पावर है, ये तो मानते हैं है। लेकिन जैसे अगर हम थोड़ा बात करें, अमेरिका के बराबरी पे अभी बिल्कुल बराबरी पे कोई नहीं है। रशिया मिलिट्री पावर से ज्यादा है, तो चाइना आर्थिक रूप से ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में अगर ये दोनों फिर से एक हो जाए, चाइना और रशिया पहले जैसे, तो क्या अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं? भाई ये तो परिकल्पना है, लेकिन चीन के अपने हित हैं और चीन ने आर्थिक रूप से, ये तय बात है कि विश्व के विभिन्न बाजारों पर अपना कब्जा कर रखा है सभी तरफ, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे यूरोप हो। अमेरिका के सारे बाजार चीन के उत्पादों से भरे पड़े हैं। लेकिन चीन और रूस के जो निकट आने का इतिहास पहले रहा है वो वैचारिक था। आज वो विचारधारा उतनी प्रमुख नहीं रहेगी। पहले दोनों ही वामपंथी विचारधारा के थे, इस आधार पर दोनों स्वाभाविक मित्र थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज एक्चुअली विचारधारा की भूमिका बहुत कम हो गई है। आज जो भी विचारधारा है वो आर्थिक, किसके आर्थिक हित कौन सर्व कर रहा है, और उसके बाद सामरिक, स्ट्रेटेजिकली किस देश की सुरक्षा किस तरीके से पक्की होगी, तो उस आधार पर संबंध बनेंगे। तो इसलिए रूस और चीन के संबंध, चूंकि वैचारिक सपोर्ट वो नहीं है जो पहले था, इसलिए उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आएंगे। अगर फिर भी बाई चांस अगर हम कल्पना ही करें कि आ जाते हैं, तो क्या अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं? देखिए, काउंटर करने की आज समीकरण इसलिए नहीं कहे जाते कि इवन चीन में अमेरिका के बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं। चीन में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं अमेरिका ने लगाई हुई हैं। अमेरिका के बाजारों में पूरा चीन की फैक्ट्री का माल चल रहा है। तो इतनी इंटरडिपेंडेंस है ये सब कि इस आधार पर कि चीन और रूस साथ आ जाएंगे तो अमेरिका को काउंटर करेंगे। क्यों करेंगे काउंटर? अमेरिका से तो दोनों लोग जितना कर सकेंगे अपना लाभ उतना लेंगे। तो वो राजनीतिक की स्थिति नहीं बनने वाली जो ये पहले हुआ करती थी वैचारिक आधार पर। चाइना और अमेरिका के संबंधों में कुछ परिवर्तन आएगा ट्रंप के आने से? पक्का आएगा। और उसने अभी कल की ही तो बात है, टैरिफ लगा दिया 10% चीन पर, कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 25%। तो उसका तो बहुत पूरा शेयर मार्केट हमारा क्रैश हो गया है। शेयर मार्केट आज बुरा हाल हो गया है। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स क्रैश हुए हैं। तो ट्रेड वॉर होने जा रहा है और इस ट्रेड वॉर में अमेरिका कितना अपनी इच्छा को लाद पाएगा ये देखने की बात है। इवन अमेरिका में अंदर के तौर पर भी ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। यद्यपि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम दोबारा महान बनाएंगे अमेरिका को, लेकिन अमेरिका का ही में ही रेसिस्टेंस शुरू हो गया है, क्योंकि इस सब ट्रेड वॉर का असर अमेरिकी नागरिक पर पड़ेगा। वहां पर ये तुरंत टैरिफ बढ़ाने से वहां पर महंगाई बढ़ेगी, तो वहां का आम आदमी चिंतित है कि भाई उसको हर चीज के पैसे अधिक देने पड़ेंगे। भारत का शेयर मार्केट भी आज क्रैश हुआ है। लग रहा है कि ट्रेड वॉर का पता नहीं क्या असर होगा, और अभी उसने चीन पर बढ़ाया है टैरिफ। हो सकता है कल भारत भी आ जाए उसमें, क्योंकि भारत के साथ भी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। हम वहाँ पर अमेरिका को ज़्यादा निर्यात करते हैं, आयात कम करते हैं, लेकिन हमारा अंतर कम है, चाइना का ज़्यादा है।
तो उथल पुथल होनी है। तो ट्रंप के इस ट्रेड वॉर की वजह से बहुत सारे आर्थिक जो परिवर्तन होंगे वो तो होंगे, उसकी वजह से राजनीतिक परिवर्तन भी आएंगे। ये सब तो होना है। राजनीतिक परिवर्तन क्या आ सकते हैं? अब जैसे कि हमें तो लगता है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में भी हो सकता है। बांग्लादेश में जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ, जो पिछले प्रशासन ने किया, बाइडेन प्रशासन ने, ट्रंप तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब बांग्लादेश में जो हुआ उसमें बाइडेन का 100% और खुला था। ये रिजीम चेंज उन्होंने कराया था। अमेरिका का पूरा उसमें हाथ था। ट्रंप तो सबको सपोर्ट नहीं करने वाले। ट्रंप का एक तरीके से ये है, उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अमेरिका, फिर कुछ और। हाँ, ये तो है ही, होना भी चाहिए। दूसरी चीज है कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो कोई ग्लोबल पुलिसमैन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे कि बाइडेन का चल रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा पूरी तरीके से करनी है, और इस आधार पर ही, इस वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इवन आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास और इस समय इसमें ही परिवर्तन तो हो ही रहा है। काफ़ी उन्होंने छोड़े होस्टेजेस छोड़े, और अभी उसकी स्थिति वैसी है, और हो सकता है कि ये ख़त्म हो, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होती दिखती सर, क्योंकि एक पूरी पृष्ठभूमि है इसकी। जैसे अगर मेरे मन में एक सवाल है कि अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जो हमारा ब्रिटेन था उसको दिया गया फिलिस्तीन संरक्षण के लिए, मतलब मैंडेट पद्धति के तहत उसके ब्रिटेन के संरक्षण में आया फिलिस्तीन। और फिर इनडायरेक्टली उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि यहूदियों का घर बनाएंगे, तो दुनिया भर के जो यहूदी थे वो आकर इधर बसने लग गए फिलिस्तीन में। और फिर परिणाम सबको पता है कि बाद में यहूदियों ने उसको इजराइल घोषित कर दिया। तो क्या अगर मैंडेट के तौर पर फिलिस्तीन नहीं मिलता इंग्लैंड को, तो क्या ये चीज बच सकते थे हम इस कॉन्फ्लिक्ट से? नहीं, ये आपका इतिहास जो है ना, थोड़ा सा कलर्ड है। ये तथ्य नहीं है जो आपने बोला। पहली चीज तो ये कि यहूदी वहां के पहले के बाशिंदे हैं, कई हजार साल से वहां पर थे। इस्लाम तो बाद में आया। और आपको पता है कि मोहम्मद साहब के जो जंग भी हुए थे, सब यहूदियों से ही हुए थे। तो यहूदी तो वहां के मूल बाशिंदे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस्लाम की या इन लोगों की, कि इतिहास जो है ना, हम एक पर्टिकुलर डेट से शुरू करते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे। क्यों भाई, उससे पहले से क्यों नहीं जा रहे हो? फिलिस्तीन की समस्या यहाँ से 48 से शुरू करने वाले हैं, क्यों भाई, पहले क्यों नहीं? तो यहूदी तो वहां के मूल बाशिंदे हैं। इस गलत है। और दूसरी चीज ये है कि ब्रिटेन ने बना दिया फिलिस्तीन, ऐसा नहीं है, या ब्रिटेन की वजह से यहूदी वहां आके बस गए और उन्होंने एक राष्ट्र बना दिया, ऐसा नहीं है। यहूदी तो वहां से भगाए गए थे। किताबों में तो सर यही दिया हुआ है। तो किताबों में गलत दिया हुआ है, ये इतिहास गलत है। आप देखिए कि इजराइल शब्द तो इवन कुरान में है, फिलिस्तीन तो कहीं भी नहीं था। तो यहूदी तो वहां पर पहले थे, और पैगंबर साहब का जो युद्ध भी हुए हैं वो यहूदियों से ही हुए थे। तो ये कहना कि यहूदी बाद में आ गए, अच्छा दुनिया में, आपने कहा दुनिया में बसे हुए थे, वहां से आए हैं, तो बसे क्यों हुए थे? क्योंकि इन्होंने भगाया था। एक चीज 48 में जब ये बना है इजराइल, उससे पहले से वहां पर धीमे धीमे करके यहूदी शुरुआत में सेटल होने लगे आकर के, और वहां पर ये अरब फिलिस्तीनी थे। तो इन यहूदियों ने इनकी जमीनें खरीदी हैं। इन्होंने कब्जा नहीं किया था अरब की जमीन पर, फिलिस्तीनियों की जमीन पर। ऐसा नहीं था उन्होंने बाई फोर्स किसी तरीके से उस पर कब्जा किया हो। इन्होंने पूरा का पूरा जमीनें खरीदी। अब एक अरब ने अपनी जमीन बेच दी यहूदी को, और आज वो अपने को बताता है कि साहब हम शिकार हैं और यहूदियों ने था हमारे पे कब्जा कर लिया। क्यों भाई, तुमने तो बेची थी। तो यहूदी ऐसे ही नहीं आए वहां पर। यहूदियों ने बहुत समय तक वहां पर सेटलमेंट जो हुआ है, वो सेटलमेंट उन्होंने अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर किया था। उसके बाद में पॉलिटिकली उन्होंने डिक्लेयर किया 48 में, तब से इजराइल बना है। उसके बाद भी आप देख ही रहे हैं क्या है। तो ये कहना कि मैंडेट अगर ब्रिटेन के पास नहीं होता तो इजराइल नहीं बनता, ये गलत है। ऐसा नहीं है।
सर आज कुछ और ही जानने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी बुक्स पढ़ी हैं हाँ। उसमें यहीं से शुरू होता है कि पहले फिलिस्तीन में अरब के देशों का ही था फिलिस्तीन, और बाद में यहाँ पर इजराइल बना। नहीं, देखिए, ये हमारी कितने जो नैरेटिव्स हैं वो भी किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की वजह से होते हैं। आप देखिए, भारत में ही आप कहा जाता है अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया और इस तरीके से पाकिस्तान अंग्रेज क्रिएट करके, अंग्रेजों ने नहीं बनाया पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो एक्चुअली एक जो सोसाइटी थी वो ऑलरेडी डिवाइडेड थी। हाँ, उस डिवीजन का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ में दूसरी कोई सोसाइटी को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, दुनिया भर में है ये बात। तो पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जिस दिन की इस्लाम पैदा हुआ था। अंग्रेजों ने तो अभी आकर के उसका इस्तेमाल करके ये कुछ इसमें कर दिया। अदरवाइज ये कहना कि सब अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया नहीं है, ऐसा गलत है। पाकिस्तान अंग्रेजों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान इस्लाम ने बनाया। और पाकिस्तान की उत्पत्ति उसी दिन हुई थी जिस दिन इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। और ये स्थिति वहां पर है इजराइल में। इजराइल और जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसको लेकर भारत की क्या भूमिका है इस टाइम? भाई मुझे तो लगता है कि बहुत हद तक हमारी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल से हमें सबक लेने चाहिए। और इजराइल ने जब हमारे ऊपर संकट आया तो हमें मदद भी किया है। अगर हम किस आधार पर इजराइल का सपोर्ट ना करें, शुरुआत में हम नहीं करते थे। केवल इसलिए इजराइल का सपोर्ट न करें क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी है, ये तो कोई बात नहीं है। भाई आप ये समझिएगा कि जब हमें आवश्यकता हुई कारगिल के समय पर हमें इजराइल ने सपोर्ट किया, सैनिक सहायता दी थी। हाँ, और आज भी जो सबक हम लड़कर के ले सकते हैं वो इजरायली लड़कर के हमें दे रहा है, तो हमें उनके जो सबक है उससे वैसी सीख ले लेनी चाहिए। और इजराइल हमारा एक्चुअली एक बात और भी है, अमेरिका में ये कहा जाता है कि अमेरिका में जो हिंदू कम्युनिटी है वो नई यहूदी कम्युनिटी है। अमेरिका में जो ज्यू लॉबी है यहूदियों की, जो वहाँ के प्रशासन पर बहुत अच्छी पकड़ रखती है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, सारा कुछ हर तरफ उनका प्रभाव है। अब वही स्थिति हिंदुओं की हो रही है वहाँ पर। आप देख रहे हैं ट्रंप प्रशासन में कई हिंदू शामिल हैं, तो वहाँ पर धीमे धीमे करके यहूदियों की लाइन पर चलते हुए वहाँ के हिंदू समुदाय वहाँ के प्रशासन पर अपना नियंत्रण करने जा रहा है। तो हम लोग तो नेचुरल एलाइज हैं यहूदियों के साथ भारत का। इस्लाम के साथ हमारी, देखिए ये तो घोषित है, कुरान में लिखा हुआ है कि इस्लाम के साथ में कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं वो हो जाते हैं, ये काबिज नहीं हो जाते हैं, तब तक इनका जिहाद चलता रहेगा। तो इस्लाम को जिहाद करना है यहूदियों से, इस्लाम को जिहाद करना है हिंदुओं से। तो अगर हिंदू और यहूदी साथ होंगे तो क्या दिक्कत है, बल्कि होना ही चाहिए। सर अभी बांग्लादेश का जिक्र हुआ था, आपने कहा बाइडेन प्रशासन का रोल था, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे सर? नहीं, देखिए इसमें क्या है, वैसे तो बाइडेन डायरेक्ट उसमें तो नहीं था, लेकिन बाद में मोहम्मद यूनुस गए थे अमेरिका, और जिस तरीके से क्लिंटन और ओबामा और इन लोगों ने, एक्चुअली उनके शुरू से ही यूनुस जो है उन्हीं के मोहरित रहे हैं। शेख हसीना उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं थे उसके साथ में। शेख हसीना के साथ में शेख हसीना ने खुद कहा भी है घोषित रूप से कि वो एक आइलैंड है जिसको चाहता था अमेरिका। अगर मैं उसके लिए, चूंकि यहाँ पर एक द्वीप बनाना चाहता था अमेरिका, एक द्वीप पर अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, अगर वो आइलैंड शेख हसीना दे देती तो ये सब नहीं होता। तो शेख हसीना से वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे, तो उनको हटाना था शेख हसीना को। दूसरा ये है कि भारत का भी इसमें वो था, भारत के हिसाब से भी तो ओबामा और बाइडेन भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाना चाह रहे थे। उन्होंने हर वो काम किए जिससे भारत अनकंफर्टेबल हो, और ये स्थिति बांग्लादेश में जो हुई है उसकी वजह से हम लोग अनकंफर्टेबल हुए। हमारे यहाँ भी अस्थिरता तो आई है। तो और आज स्थिति यह है कि यूनुस के शासन के विभिन्न मंत्री और कई लोग
वो पहले से ही हवाई जहाज में अपनी अपनी टिकट बुक करा चुके हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में कि भागना पड़ेगा अब उनको, कब छोड़ के भागें किसी दिन पता नहीं है, यूनुस भी भाग जाए। तो यहाँ पे फिर चेंज होगा, ये चलेगा नहीं ज़्यादा। और अब धीमे धीमे करके आवामी लीग जो है हसीना के लोग फिर उठने लगे हैं और वो वहाँ पर कुछ न कुछ करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सर ऐसा था, जैसे हम इतिहास की बात करें तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की भूमिका रही। उस टाइम जो तत्कालीन नेता थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने भी कहा था कि भारत हमेशा स्थायी मित्र रहेगा बांग्लादेश का। लेकिन फिर भी अगर हम वर्तमान में देखें तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के ज्यादा निकट है भारत की तुलना में। ऐसा क्यों? देखिए, आप इसको वही आइडियोलॉजी के स्तर पर देखिए। कई लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, इससे जो 2 राष्ट्र की सिद्धांत था जिन्ना का, वो फेल हो गया। इस्लाम के आधार पर बना था लेकिन उनमें भी विभाजन हो गया। तो उस आधार पर जो 2 नेशन थियरी थी जिन्ना की, वो फेल हुई। मैं नहीं मानता। अगर 2 नेशन थियरी फेल होती तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश भारत में मिलता। वो तो नहीं मिला, उसने एक अलग देश बनाया। तो ये सोच कि इस्लाम एक है और इस आधार पर भारत से उसके संबंध या एक ऐसे देश से जो कि गैर इस्लामी है उससे बहुत स्वाभाविक नहीं रहेंगे। आपको इतिहास की थोड़ी सी और जानकारी दूं। जो कैलकाटा में 1946 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था, उस डायरेक्ट एक्शन में मुजीबुर रहमान एक लीड रोल प्ले कर रहे थे अगेंस्ट हिंदूज। लोग इस बात को भूल गए कि जिस व्यक्ति ने भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध कत्लेआम में शामिल रहा हो, उस व्यक्ति को भारत ने जब वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया, तो उससे ये उम्मीद कर लेना कि वो हमेशा परमानेंट हमारा मित्र रहेगा, ये मैं तो नहीं मानता। इस्लाम और हिंदुइज्म दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। सर, चाइना के साथ हमारे रिलेशन वर्तमान में कैसे हैं और कैसे होने चाहिए? ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बहुत ही स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि जैसे कूटनीति है, कूटनीति कोई न्यूट्रलिटी या एलिजियंस वाली कंसेप्ट नहीं है। कूटनीति तो सीधी सी बात है कि हम उसके साथ जाएंगे जिसके साथ जाने में हमें फायदा होगा। हम अमेरिका, चाइना, रशिया, इस सब त्रिकोण के बीच में सबसे साफ साफ कह चुके हैं। अमेरिका ने कई बार चाहा कि चीन को काउंटर करने के लिए हम अमेरिका का एक मोहरा बन के काम करने लगे। हमने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने चीन से संबंध बना के रखे और हम कभी भी खुल के नहीं कहते हैं चीन हमारा कोई दुश्मन देश है, चीन ऐसा है। चीन से जहां हमें फायदा मिलेगा या जहां कुछ होगा हम करेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अवेयर हैं और हमने बॉर्डर पर चीन को पूरा तरीके से ढंग से कड़ाई से फेस किया है और कई मामलों में हमने चीन को वापस होने के लिए भी मजबूर किया है। तो चीन से हमारे संबंध तात्कालिक होंगे कि भाई कहाँ क्या फायदा है। सामरिक दृष्टि पर हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे चीन से। नेहरू जी के टाइम पर हम अपने सैनिक उस शक्ति पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तब ये जो चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था उसमें हम बुरी तरह हारे थे सिर्फ इस वजह से। आप देखिए, जब हम लोग आजाद हुए, स्वतंत्र भारत की सीमा चीन से नहीं मिलती थी। चीन हमारा पड़ोसी देश नहीं था, चीन हमारा बॉर्डर ही नहीं मिलता था। ये नेहरू जी की ही करामात है, जिसकी वजह से तिब्बत चीन में जाने की वजह से हमारी सीमा चीन से मिल गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत का। तिब्बत से हमने जो अपने अधिकार वापस ले लिए। हाँ, कर लिए। अदरवाइज चीन से हमारी सीमा मिलती ही नहीं थी। तो चीन के साथ नेहरू की नीति इतनी असफल थी कि आप सोचें, जब चीन से हमारी कॉन्फ्लिक्ट 62 की चल रही थी, तब उन्होंने भारतीय वायुसेना को इस बात की अनुमति नहीं दी कि वो भारतीय सेना को सपोर्ट करते हुए बॉर्डर पर लड़ाई लड़े। ऐसा कौन करता है? लेकिन हमने किया। हमने
आप समझिए चीन की प्रतिद्वंद्विता में 2 बार हमें ऑफर किया गया कि सुरक्षा परिषद की हमें परमानेंट सीट पर ले लिया जाए। हमने दोनों बार उस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि हम कह रहे थे कि पहले चीन को दो। हाँ, क्यों दो? तो ये जो बात थी, एक तो कैलकुलेशन गलत थी, नेहरू जी की गणनाएं गलत थी। दूसरा, उनके दिमाग में घुसा हुआ था आदर्शवाद। एक तो आदर्शवाद, दूसरा उनकी सारी जो कैलकुलेशन थी वो गलत साबित हुई। मतलब वो कहीं ना कहीं भारत को सबसे बड़ा वो बनाना चाहते हैं कि हम शांति समर्थक हैं, विश्व बंधुत्व की धारणा रखते हैं। लेकिन शांति कभी शक्ति के बिना नहीं स्थापित की जा सकती। सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो इस टाइम फॉरेन पॉलिसी है वो एक जैसे स्वतंत्र है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने राष्ट्र हित को देते हैं। लेकिन ऐसे में हम अगर देखें कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम आज भी काफ़ी हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। जो भी हम ऐप्स आज के टाइम में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, या चाइनीज, या फिर चाइनीज। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऐप्स के ज़रिए इनडायरेक्टली हम पर एक तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर लें? नहीं, उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी उनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है और हम लोग काफ़ी समय से ये नीति बनाए हुए हैं कि उनकी जो ये मोनोपोली ख़त्म करें, और उस आधार पर हम भारत में अपनी डिजिटल रिवॉल्यूशन के तौर पर काम कर रहे हैं, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरकार इसमें काफ़ी काम कर रही है। अब जैसे कि अभी कल परसों की बात है, जब चीन ने घोषित किया कि वो अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, फाउंडेशनल सिस्टम डीप सीक उन्होंने जारी किया है, उसको किया है, तो हमारे थोड़े से कान खड़े हुए हैं और हमारे मंत्री जी ने तुरंत ही कहा कि हम 8-10 महीने में भारत भी अपना ये इसका AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फाउंडेशनल सिस्टम अपना दे देगा, भारत अपना दे देगा। तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहे हैं, और इसलिए प्रगति कर रहे हैं कि हमारी सरकार उसको बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो फाइनेंसिस की बात हो, चाहे फ्रीडम की बात हो, हम हर तरीके से उसको एनकरेज कर रहे हैं। और हमारे हर क्षेत्र में अब चूँकि टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल है ही, चाहे वो रेलवेज का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे किसी हर क्षेत्र में वो सब कुछ चाहिए, हम काफ़ी हद तक कर रहे हैं। और कई क्षेत्रों में अब जैसे कि हमारा फाइनेंशियल जो एक्सचेंज है, फाइनेंशियल बैंकिंग, हमारी बैंकिंग सिस्टम बहुत कंट्री से बहुत स्ट्रांग माना जाता है। हमारा जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं UPI के और इनके सब के, उसके तो बहुत से लोग कायल हैं, और कई लोग हमारे सिस्टम को बोरो कर रहे हैं, ले रहे हैं अपने यहाँ लागू करने के लिए। तो ये कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये संतोषप्रद है इस मामले में हमारी प्रगति। एक तरीके से हमारा बहुत डेटा इस टाइम में अमेरिकन ऐप्स के थ्रू वहाँ जा रहा है, तो क्या वो सेफ है? कभी उसका यूज हो सकता है? बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए भी है कि क्या एक्सटेंट है, अभी हम उसका सही आकलन भी नहीं कर पाए हैं। और वैसे तो हर कंट्री ही आज एक्सपोज्ड है। इवन अमेरिका में स्थिति यह है कि एक दिन सारी उनकी जो एयरलाइंस थी सब बैठ गई, क्योंकि उनका कोई सिस्टम फेलियर, चाइना ने हैक कर लिया। तो हर कंट्री एट रिस्क है। चाइना ही लगता है कि नहीं है, क्योंकि चाइना ही सब काम में लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका भी एट रिस्क है, ब्रिटेन भी सभी रिस्क पर हैं। तो इस नए डिजिटल वर्ल्ड में हर देश अपनी सुरक्षा को कैसे बना कर रख पाएगा, ये बड़ी फिक्र की बात है। लेकिन हम और देशों से कुछ बेहतर स्थिति में हैं, और शायद कुछ और आगे अच्छे हो जाएंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है। सर, थोड़ा सा मैं मालदीव और कनाडा को लेकर बात करना चाहूँगी। कनाडा में पंजाबी सिख समुदाय मोस्ट ऑफ रहता है, लेकिन फिर भी हमारे उनके साथ संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्यों? एक्चुअली कनाडा से हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे। ये जो सरकार इस समय वहाँ पर ट्रूडो की रही, ये जो है पर्टिकुलरली ये, और इनके इवन फादर, जब हमारा जो एक विमान उन्होंने गिराया था, तो इनके फादर वहाँ के PM थे, उन्होंने आज तक उसको भेजा नहीं है, हमें एक्स्ट्राडाइट नहीं किया है। तो ये कुछ भारत विरोधी इन्होंने रुख रखा। यहाँ तक सवाल है कि यहाँ के लोग, जो सिख समुदाय वहाँ पर रह रहा है,
इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हमारी राजनीति जिम्मेदार है। हमारे लोगों ने ही इन लोगों को खालिस्तान को पहले शुरुआत में बढ़ावा दिया, खालिस्तान की कंसेप्ट को, वहाँ के कुछ आतंकवादियों, इवन भिंडरावाला हमारी सरकार की उत्पत्ति है। तो राजनीति ने बहुत बुरा काम किया है, राजनीति बहुत बुरा कर भी रही है। लेकिन ये सरकार जो हमारे विरोध में थी, ये चल नहीं पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई। ये तो जा ही रहे हैं, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है और आगे भी मुझे नहीं लगता कि कोई है। लेकिन कनाडा और भारत पारंपरिक रूप से एक मित्र देश रहे हैं और आगे भी अच्छे हो जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सर एक चीज और है, जैसे भारत की हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा तो है, आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे लगभग छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारत को अपने लिए खतरा मानते आए हैं हमेशा से। इसी वजह से हमारे अगर संबंधों को भी देखें तो ज्यादा अच्छे नहीं रहे, ठीक रहे हैं। तो उन संबंधों को हम कैसे बेटर करें, क्योंकि पड़ोसी सबसे जरूरी होते हैं मेरे हिसाब से। जब तक पड़ोसी हमारे साथ नहीं, अगर वो सारे हमारे खिलाफ हैं और बड़े बड़े देश हमारे दोस्त हैं तो काफी नहीं है, पड़ोसियों का भी साथ रहना जरूरी है। देखिए इस सब में हमारी विदेश नीति की सफलता या असफलता इसी पर देखी जाएगी। अब ये तो एक तथ्य है कि हम बड़े हैं, पड़ोसी अब तो छोटे हैं, इस तथ्य को तो बदला नहीं जा सकता। अब ये हमारी नीति पर डिपेंड करेगा कि हम अपने पास एक बहुत छोटे पड़ोसी को उसका इतना विश्वास जीत पाएं कि उसको लगे कि भारत से उसको कोई खतरा नहीं है। और हमारी विदेश नीति में ये चीज़ अब है। हमने गुड नेबरली पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और आप देखिए कि जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने पड़ोसी सब छोटे छोटे देश हैं उनके लोगों को बुलाया अपने शपथ ग्रहण में कि भाई आप आइए। तो ये मैसेज दिया कि भाई हम जो है ना डोमिनेंस वाली हमारी नीति नहीं है, हमारी नीति बिल्कुल पड़ोसियों के साथ में समान व्यवहार, पूरा उनका सम्मान करना। और हमारा वैसे भी कभी टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाला तो रहा ही नहीं है कभी भी, हम ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम दूसरे पर आधिपत्य करने की नीति ही नहीं है हमारी। तो इस आधार पर हम अब इस चल रहे हैं और हम पड़ोसियों के विश्वास को भी जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें वही बात है कि आदर्श काम नहीं करते, इसमें यथार्थ काम करता है। अगर पड़ोसी को, नेपाल को ये लगेगा कि उसको चीन से ज़्यादा मिल सकता है तो केवल इस आधार पर कि वो हिंदू देश है या हिंदू बहुल है इसलिए भारत से दोस्ती बनाकर रखेगा, ऐसा नहीं होगा। भूटान को इवन उनको लगता है कि भारत उनका संरक्षण ठीक से कर पाएगा तो भारत के साथ रहेगा, अदरवाइज दूसरी बात करेगा। तो ये बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हर छोटे से छोटे पड़ोसी को ये अधिकार है, यदि वो संप्रभु देश है, कि वो किसी भी देश से संबंध बना कर रखे। हमें सिर्फ करना ये होगा कि उसको ये महसूस कराना होगा कि हम उसके हित में हैं, हमारे से अच्छे संबंध बनाना उसके अपने हित के लिए आवश्यक है, तो हमारे साथ रहेंगे और हम ऐसा कर पाने में सफल हो रहे हैं। एक तरीके से अब हम देखें तो अब हम विश्वास जीत रहे हैं अपने पड़ोसियों का। पहले भी संबंध तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये बहुत बेहतर नहीं रह पाए क्योंकि हमेशा उनको कुछ पेजे जैसे रहे हैं, कुछ पेजे रहे हैं। कभी हमारी सरकार के कुछ लोग थे जो उनकी गलत नीतियां थी। अब कोई समय ऐसा था नेपाल में तो चूंकि राजा हैं, राजवंश के हिसाब से चले आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक दूसरा अहम होता है कि वही वो तो राज परिवार के लोग हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग रहे शासन में कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उनके नाना प्रधानमंत्री रहे, तो उनको ये था कि हम तो बहुत बड़े उसके हैं। तो कभी कभी अहम के टकराव भी हुए हैं और इस वजह से संबंध खराब हुए हैं। तो लेकिन स्थायी तौर पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, कुछ समय में अप्स डाउन्स होते हैं। स्थायी तौर पर तो जो हित है, हमें सिर्फ अपने पड़ोसी, छोटे पड़ोसी को ये विश्वास दिलाना होगा कि उसके हित हमारे हित से टकरा नहीं रहे हैं, विरोधी हित नहीं है, विरोधी हित नहीं है, बस सिर्फ इतना बताना होगा। अच्छा लगा आज आपसे बात करके, काफी लंबा डिस्कशन हो गया हमारा, लेकिन फिर भी अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए जो आपकी नॉलेज बढ़ाए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ यूनिक समय पॉडकास्ट में। धन्यवाद।